गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत आपकी अच्छे से चल रही होगी। और आज जीव विज्ञान की श्रृंखला में हमने आपको जैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम को समापन किया और आज हमने ग्लैंड्स टॉपिक को उठाया है जिसको हिंदी में ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान सच में टफ सब्जेक्ट है। टफ है तो क्या इसे छोड़ दें? ऐसा नहीं है। टफेस्ट किस सेंस में है? क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है। और लैंग्वेज टफ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जैसे मैंने आपको किडनी पढ़ाया, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाया और उसमें लूप ऑफ हेनले, बोमैन्स, कैप्सूल्स सब वगैरह आया। दोस्तों, वो सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पर है। साइंटिस्ट अगर यहाँ के होते तो क्या हो जाता? मोहन नलिका, सोहन नलिका। वैसे ही बस वो नाम का डिफरेंस की वजह से वो टप बन जाती है। अगर यही बायो को जहाँ के लोग निवासरत हैं, अगर यही बायो यहाँ मोहन सोहन करके अगर वो जो कैप्सूल थी अगर वही ब्रिटेन में पढ़ाई जाती तो उन लोगों के लिए टफेस्ट हो जाती है। तो कहीं इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। जीव विज्ञान बहुत सरल सब्जेक्ट है। इतना सरल कि क्योंकि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ाती है, आपको समझ आपको आप ही के द्वारा आपकी समझ को मजबूत कराती है। ठीक है, कोई इंसान अपने आप के बारे में क्या जानता है? सब कुछ। अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ख़राब है या ये चीज़ है या वो चीज़ है, जो भी है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों, हम ग्लैंड्स की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लैंड्स का सेंस क्या होता है, ग्रंथि का सेंस क्या होता है? दोस्तों, ग्रंथि मानव शरीर के अंदर एक थैलानुमा स्ट्रक्चर्स है, थैलेनुमा संरचना है, जहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम का श्रावण होता है। तो दोस्तों, इसी ग्रंथि से हार्मोन्स और एंजाइम्स का श्रावण किया जाता है, इसलिए ग्लैंड्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोग नहीं बोलता है कि उसका हार्मोन्स बहुत एक्टिव है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जब जैसे एड्रिनल ग्लैंड क्या है, तुरंत उत्तेजित करा देता है, मनुष्य को उत्तेजित अवस्था में ला देता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड्स के रूप में आपात में तुरंत गुस्सा दिला देना, तुरंत हाइपर हो जाना, सब क्या है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो सब कुछ जब समझ लेंगे तो आपको बोलना, जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए जीव विज्ञान आसान हो जाएगा। तो ग्रंथि का सेंस पता चला दोस्तों। ग्रंथि एक बिल्कुल थैलानुमा स्ट्रक्चर्स होता है और इसी थैलेनुमा स्ट्रक्चर से दोस्तों एंजाइम्स और हार्मोन्स का श्रावण होता रहता है, इसीलिए इसको ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो यह एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम का श्रावण होता है या स्राव होता है। ये बात आपको स्पष्टता के साथ समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों, मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से दोस्तों पहली ग्रंथि का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि का नाम है मिश्रित ग्रंथि। तो आपको याद हो गया होगा कि सर 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें पहली ग्रंथि का नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। अब दोस्तों, इसी में अगर आपको अंतर स्पष्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इससे आप जूझते हुए प्रतीत अपने आप को पाएंगे। आइए दोस्तों, इसमें अंतर को स्पष्ट करते हुए समझते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए? इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से आपको भय नहीं होना चाहिए। वो दोस्तों आपको समझ को बेहतर कराती है, क्योंकि कई बार हिंदी को हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
समझ में आ रहा है? तो दोस्तों देखो, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं आपको समझाऊं बस थोड़े समय के लिए, तो आप बिल्कुल अस्पष्टता के साथ तीनों में एक प्रकार से एक ही मिनट में आप सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, मनुष्य के अंदर जो हार्मोन्स और एंजाइम का जो भी स्रावण होता है, एंजाइम्स का बस आपको याद क्या रखना है, एंजाइम्स का दुश्मन कौन होता है, ब्लड। एंजाइम्स में कभी भी ब्लड नहीं आ सकता। हार्मोन्स ब्लड के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हार्मोन्स आपका उत्तेजित, मतलब क्या, जब हार्मोन्स आपकी उत्तेजित हो गई तो मतलब ब्लड के द्वारा आपके ब्रेन में आसानी से उसको पहुंचा दिया गया, इसलिए आप उत्तेजित अवस्था में आ चुके, ठीक है। या किसी भी, या सेक्सुअल डिजायर की कामना होना, तो क्या है, हार्मोन्स है, ठीक है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हम पढ़ते हैं, ठीक है, एंड्रोजन पढ़ते हैं, सारे क्या हैं, हार्मोन्स हैं। अल्फा बीटा डेल्टा सेल पढ़ते हैं हम लोग इंसुलिन के तहत, आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स, ठीक है। तो वो सब क्या है, समझ रहे हैं आप? अब समझ रहे हैं आप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। अग्नाशय में ये तीनों क्या है, हार्मोन्स हैं। तो याद रखना आपको क्या है कि सर सबसे आसान चीज़, ये चीज़ समझ में आया कि एंजाइम्स का हमेशा दुश्मन कौन होता है, ब्लड होता है। और हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना रक्त के सहारे जा ही नहीं सकते, इसलिए हार्मोन्स के साथ हमेशा कौन आएगा, ब्लड आएगा। और एंजाइम के साथ हमेशा एब्सेंट कौन रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा, ब्लड रहेगा। अब ध्यान से आप सुनिएगा दोस्तों, जब मनुष्य कि शरीर के अंतर देखो दोस्तों, एक और बात समझाऊँ आपको। ये बहिर्स्रावी लिखा है, ये अंतःस्रावी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के बाहर बनता है और ये शरीर के अंदर बनता है। नहीं दोस्तों, दोनों शरीर के अंदर बनते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब समझिएगा अच्छे से। जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया कि दोस्तों एंजाइम हमेशा ब्लड का दुश्मन होता है, हार्मोन्स हमेशा ब्लड से मोहब्बत करता है, बस ऐसे याद रखिएगा। अब समझाते हैं आपको। शरीर के अंदर अगर एंजाइम्स को निकालना है, शरीर के अंदर से अगर किसी एंजाइम्स को पहुंचाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो दोस्तों शरीर के अंदर तो ब्लड है, ब्लड उसको टच ना कर पाए, इसके लिए क्या करेंगे, एक नली बना दें ताकि एंजाइम आसानी से उस स्थान पर, टारगेटेड जगह पर, जहां हम लक्ष्य पहुंचा रहे हैं, जिस जगह पर मेरा लक्ष्य है पहुंचाने के लिए, उस जगह पर मैं उसे आसानी से पहुंचा दूं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों ब्लड एंजाइम को टच ना कर पाए, इसके लिए हम नलीनुमा संरचना बनाते हैं। समझ में आ रहा? इसीलिए दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स याद रखिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ याद रखना क्या है, नलिका युक्त होती हैं। अब आपको एक बात तो अवश्य समझ में आ चुकी होगी कि सर ये नलिका युक्त क्यों होती हैं, सर ये डक्ट क्यों होती हैं। इसलिए होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं उसे बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। आपसे कितनी बार प्रश्न में पूछेगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जिनमें डक्ट होता है, जो डक्टलेस होती हैं, जिनमें नलिका होती है, जिनमें नलिका नहीं होती है। तो आपको एक बात समझ में आया कि सर आपने अभी समझाया कि सर एंजाइम हमेशा ब्लड का दुश्मन होती है, इसलिए एंजाइम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड को टच नहीं कराना होगा, इसलिए हम एक नली में पैक करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक टारगेटेड करा देते हैं। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि दोस्तों देखो, यह नलिकाओं के माध्यम से कार्यकारी अंग तक पहुंचता है, जहां हम इसे पहुंचाना चाहते हैं वहां यह क्या होता है, पहुंचता है। अब ध्यान से समझिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह एंजाइम का श्रावण करती है। अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों, मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि एंजाइम हमेशा ब्लड का दुश्मन होती है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों में ब्लड होगा या नहीं होगा, ब्लड के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड के माध्यम से एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा
कि नलिका युक्त संरचना के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि सर ब्लड जब इसमें होगा ही नहीं, ब्लड से इसका टच ही नहीं होना चाहिए, तो जब ब्लड से टच नहीं होगा तो नलिका युक्त संरचना के माध्यम से जिस जगह पर इसे कार्य कराना है अर्थात कार्यकारी अंग तक पहुंचाना है, इसलिए इसमें नलिका युक्त संरचना की ज़रूरत होगी। ये बात समझ में आया। इसीलिए मैंने बताया कि एंजाइम जब ब्लड का ही दुश्मन होगा तो एंजाइम को ब्लड से टच न कराए, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, नलिका युक्त संरचना का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ आपसे कितनी बार प्रश्न पूछेगा कि किस चीज़ का श्रावण करती है, तो दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा एंजाइम का एक्सक्रीशन करती है, श्रावण करती है। आपको यह बात समझ में आ चुका, समझ में आया। अब समझिएगा, प्रश्न पूछेगा कि एंजाइम क्या होता है। अभी मैंने बताया कि एंजाइम का श्रावण कौन करती है, ये करती है। इसमें क्या होता है, ब्लड एब्सेंस होता है, मतलब नली में ब्लड ना आ पाए, इसके लिए हम नली लगाते हैं। इसलिए दोस्तों एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, बिहार पीसीएस में प्रश्न बहुत बार पूछा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो दोस्तों एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जब आपको पोषण वाला टॉपिक, हम न्यूट्रिशंस वाला टॉपिक कराएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोटीन 200 से 300 प्रकार के अमीनो अम्ल का समुच्चय होता है। ठीक है, उसमें कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं, तो उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको बात समझ में आई कि सर बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त संरचना होती है, इसी ग्रंथियों के माध्यम से दोस्तों एंजाइम्स का श्रावण होता है, और यह एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। दोस्तों हम जब एंजाइम और हार्मोन्स में जब डिफरेंस करेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि एंजाइम्स एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक की तरह, बायोकैटलिस्ट की तरह भूमिका अदा करता है, जबकि हार्मोन्स एक तरह का मैसेज सेंडर की तरह काम करता है, संदेश वाहक की तरह काम करता है। तो अभी मैं हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में बिल्कुल आपको स्टडी नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं बस अंतर स्पष्ट करा रहा हूँ ताकि आप अंतर स्पष्ट करते हुए आगे की तरफ समझने लगे। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये तो आपको बात समझ में आ चुकी है। अब मैंने क्या बोला, ये देखो दोस्तों ग्रंथि है, इस ग्रंथि से किसी लक्ष्य तक अगर आपको एंजाइम को पहुंचाना है, ये जो डॉटेड है यह क्या है, यह डॉटेड लाइन क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है। इस एंजाइम को किसी लक्ष्य तक पहुंचाना है तो हमें एक नलिका की ज़रूरत होगी। इसलिए इस बहिर्स्रावी ग्रंथियों से इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एंजाइम को क्या ज़रूरत होगी, एक नलिका युक्त संरचना की ज़रूरत होती है। और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों आपको अवश्य समझ में आ चुका होगा, मुझे नहीं लगता किसी भी मेरे भाई बहन को दिक्कत हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि सर इसका उदाहरण समझा दीजिए। बिल्कुल, आइए समझाते हैं आपको। देखो दोस्तों, पहले इस पॉइंट पे आते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियों की उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इस लेक्राइमल ग्लैंड को हम समझाते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड आपको याद रखिएगा, देखो दोस्तों, ये एक बार सीजीएल में पूछा, एसएससी सीजीएल में, और एक बार यूपी पीसीएस में पूछा। अभी तक सुपर टेट वगैरह में अभी नहीं आया, क्योंकि 2 ही बार एग्जाम हुआ है तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ तो अभी नहीं है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा, सिर पे ही। लेकिन दोस्तों हमारी तैयारी संपूर्णता में होनी चाहिए। देखो दोस्तों, लेक्राइमल ग्लैंड आंसू में पाया जाता है। अब मेरी बात बताओ दोस्तों, आंसू में कहीं भी आपको दिखा ब्लड नहीं दिखाना, इसलिए जहाँ भी ब्लड एब्सेंस रहेगा वह हमेशा क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा, सर बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होगी। कान, सेरुमेन ग्लैंड्स, कान है और कान के अंदर जो मोम जम जाता है हमारा, है ना, उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है दोस्तों, सेरुमेन ग्लैंड्स। इसमें कहीं भी ब्लड आपको दिखता है, नहीं दिखता है सर, आसानी से आप पकड़। जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने समझाया था, यूरियोटोलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक, ये मैंने समझाया था, वहाँ मैंने वाटर्स को मेन आधार बनाया था। तो दोस्तों ग्लैंड्स को पढ़ते वक्त हम ब्लड्स को आधार बना रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें ब्लड एब्सेंस होता है, इसमें ब्लड होता है। अब समझिए, लीवर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एक हिस्सा माना जाता है। जब लीवर, यहाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ देखो सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसे हम लोग लार ग्रंथियाँ कहते हैं दोस्तों। इस लार ग्रंथियों में कहीं भी आप लोगों ने ब्लड देखा? नो सर।
आसानी से पहचान पा रहे हैं आप। अगर कभी भी पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। स्वेट ग्लैंड, जो भी हमारे बॉडी से पसीना आता है, श्वेत नहीं स्वेद, स्वेट का मतलब होता है स्वेद ग्रंथियाँ, पसीना जो भी निकलता है। तो दोस्तों बताओ, इसमें से कहीं भी ब्लड आपको झलकता है? नो सर, आसानी से आप पहचान चुके होंगे। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया है। लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? आंसू में पाया जाता है। सेरुमेन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान और कान के मोम में पाया जाता है। लीवर्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। सैलिवरी ग्लैंड्स भी, लार ग्रंथियाँ भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी इसी का हिस्सा माना जाता है। मुझे लगता है आपको बात अवश्य तरीके से समझ में आ चुका होगा कि सर ये बात तो समझ में आ चुकी कि ये ग्रंथियाँ नलिका युक्त क्यों होती हैं, क्योंकि सर ये ब्लड का दुश्मन होती हैं और जब ब्लड इसको टच न कर पाए, इसलिए नली के माध्यम से एक टारगेटेड अंग तक जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ नली के माध्यम से हम आसानी से पहुँचा सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? मैं आपको समझाऊँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे नई नवेली अगर कन्या घर में शादी करके आती है तो उसे हम बिल्कुल घूंघट की आड़ में बंद करके ले जाते हैं। तो वो शुरुआती चरण में एंजाइम्स का रोल प्ले करती है, ठीक है। उसको जहाँ लेके जाना है, जैसे उसको किसी तरह का डिजीज़ हो गया, घर से लेके जा रहे हैं, बिल्कुल उसको बंद लेके जाते हैं और बंद लेके आते हैं। जहाँ टारगेटेड है, जिस मेडिकल स्टोर पे या जिस हॉस्पिटल्स में उसे हॉस्पिटलाइज करना है, वहाँ से वहाँ तक उसे कोई नहीं देख पाएगा। सिर्फ वहाँ जहाँ से उठेगी वहाँ देखेंगे और जहाँ पर जा कर के अपनी दवा, अपना इलाज कराएगी वहाँ देखेंगे। तो दोस्तों एक नई नवेली कन्या हमेशा एंजाइम्स का रोल प्ले करती है, लेकिन जब वह पुरानी हो जाती है, मतलब समझ रहे हो आप, जब उम्र ढल जाता है उसका, तो उसको तो पूरा दुनिया देखता है, उसको नली युक्त कोई भी संरचना की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डक्टलेस हो जाती है। इसलिए हार्मोन्स, समझ में आया? और हार्मोन्स क्या होता है अब मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा कि सर नलिका युक्त संरचना क्यों होती है, क्योंकि यह ब्लड का दुश्मन होता है। सिर्फ इसको अपने खोपड़े में बैठा लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर ये नलिका युक्त होगी तो ये नलिका विहीन होगी, डक्टलेस होती है। यह क्या होती है दोस्तों? डक्टलेस। आपको बात समझ में आ चुका होगा कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों नलिका विहीन संरचना होती हैं। और जब नलिका विहीन संरचना होती हैं तो दोस्तों इसमें नली होगा ही नहीं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो जब नली होगा ही नहीं, तो दोस्तों शरीर के अंदर तो ब्लड है, तो ब्लड के माध्यम से वो जाती हैं। याद हो गया आपको कि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन संरचना होती है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करती हैं दोस्तों? रक्त के माध्यम से पहुंचती हैं। इसका मीडियम क्या होता है? ब्लड होता है। इसका मीडियम क्या होता है? नलिका युक्त संरचना होती है। आपको मुझे लगता है कि इससे अच्छे से समझ में अब नहीं आना चाहिए, मतलब इससे अच्छा से आपको अब कोई समझा भी नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको बात समझ में आ गई कि सर यह नलिका विहीन संरचना इसलिए होती है क्योंकि हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ब्लड का पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हार्मोन्स के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ब्लड का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों इसमें नलिका युक्त संरचना नहीं होती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका युक्त होती है या नलिका विहीन होती है। तो दोस्तों नलिका विहीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हार्मोन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए दोस्तों ब्लड की ज़रूरत होती है। बात समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा किसका श्रावण करती हैं? तो दोस्तों ये हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। किसका? ये हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। और मैंने आपको समझाया था कि जिस प्रकार से एंजाइम केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हार्मोन्स रासायनिक रूप से प्रोटीन भी होता है या एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड हम समझाएंगे आपको आगे। प्रोटीन क्या है, एस्टेरॉयड क्या है, हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना आपको बस समझना है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह ग्रंथि है और लक्ष्य तक पहुंचाना है आपको। तो किसी भी ग्लैंड्स को अगर
अंतःस्रावी ग्रंथियों को अगर लक्ष्य तक पहुंचाना है तो इसके लिए माध्यम मैंने क्या बनाया, रक्त। यह रक्त के माध्यम से रेंगती हुई उस लक्ष्य तक पहुंच जाती है। समझ में आ चुका होगा, मुझे नहीं लगता किसी को अब कोई दिक्कत हुआ होगा। आते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण। अब समझिए दोस्तों, सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और इसी मास्टर ग्लैंड्स को, इसी बॉडी के अंतर्गत एक हाइपोथैलेमस होता है जो इसको कंट्रोल करता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, सभी ग्लैंड्स को, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? वो करती है पीयूष ग्रंथि। समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर पूछेगा, जब पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल करती है, जब एक इंसान पूरे क्लास के बच्चों को कंट्रोल करता है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ा अच्छा रोल है। जब एक टीचर क्लास में पूरे बच्चों को रोल प्ले करा रहा है तो उसको मास्टर साहब कहते हैं ना। उसी प्रकार से दोस्तों, जब पीयूष ग्रंथि पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित अपने अंदर करती है, नियंत्रित कंट्रोल करती है, कैसे कब कौन सा हार्मोन से निकलेगा इसको कंट्रोल। जैसे एक टीचर क्लास का बच्चा कब निकलेगा कब बाहर, उससे परमिशन लेता है, टीचर से बाहर जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, पीयूष ग्रंथियाँ करती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर मास्टर हुआ इस पूरे कक्षा का, मेरे ऊपर प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब के ऊपर मैनेजर साहब हैं, फिर ऊपर DIOS है, बहुत सारे अधिकारी हैं, BSA है, तो दोस्तों मुझे जो कंट्रोल करेगा वो मेरा मास्टर होगा। इसीलिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पीयूष ग्रंथियों को कंट्रोल करती है एक हाइपोथैलेमस संरचना। मैं आगे पढ़ाऊँगा हाइपोथैलेमस संरचना। इसीलिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। आपको बात समझ में आ चुका होगा कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो आपने समझा दिया, इसके बारे में, इस पूरे ग्लैंड्स के बारे में मैंने बोला था यह लगभग 3 से 4 दिन का टॉपिक है। यह जितने भी लिखे हैं इस पर लगभग हम हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैसे बनती है, कहाँ बनती है, शरीर में कहाँ इसका स्थान होता है, लोकेटेड कहाँ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पीनियल ग्लैंड्स। क्या है दोस्तों? पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स की हिंदी देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों थाइमस ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स इसमें पढ़ना होगा हमको। गोनैड्स, जिसको जनद के नाम से जाना जाता है, जो मनुष्यों में टेस्टिस को पैदा करता है और महिलाओं में ओवरीज को पैदा करता है, अंडाशय, और उसके बाद इत्यादि जो भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैंने बस एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखा कि दोस्तों आप इतना समझ जाइएगा कि यह ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होती है, ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, इसके परिवहन के लिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवहन के लिए रक्त माध्यम होता है, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथियों के लिए, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के परिवहन के लिए नलिका युक्त संरचना होती है, क्योंकि एंजाइम्स में कहीं भी ब्लड टच नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, यह नलिका युक्त संरचनाओं के माध्यम से अपने कार्यकारी अंगों तक, लक्ष्य तक पहुंचती है, और यह लक्ष्य तक अपने रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचती है। तो बात आपको अवश्य समझ में आ चुका होगा। ये पूरा आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों, अंतिम ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। दोस्तों सब कुछ भूल जाइएगा, इसको अवश्य मत भूलिएगा। मेरा एक उद्देश्य क्या है, अगर ग्रंथि से अगर 1 लाइनर प्रश्न बनते हैं, अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है, तो सिर्फ पूछा है कि निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। आपको मिश्रित ग्रंथि का मतलब समझ में आ गया दोस्तों? मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी रोल अदा करती हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथियों का भी रोल अदा करती हैं दोस्तों, वही होता है मिश्रित ग्रंथ, जिसमें हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स का भी श्रावण होता है। दोस्तों एंजाइम्स का श्रावण कौन करती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। और हार्मोन्स का श्रावण कौन करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसीलिए मिश्रित इन दोनों को मिला दोगे तो इसको हम दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं कि जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ भी उपस्थित होती हैं,
उसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, पूरे जीव विज्ञान में या पूरे विज्ञान में सिर्फ एक ही ऐसी ग्लैंड है, एक ही ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, वो है दोस्तों अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। जब पैनक्रियाज हम पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे वहाँ पर बहुत अच्छे से कि एक्सोक्राइन में कौन कौन हिस्सा होता है और एंडोक्राइन में कौन कौन होता है। एंडोक्राइन से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, और इन्हीं सेल से तीनों हार्मोन्स निकलेंगे। कहीं ग्लूकागॉन निकलेगा, तो कहीं इंसुलिन निकलेगा, तो कहीं सोमैटोस्टैटिन निकलेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं वहाँ आपको समझाऊंगा। आइडेट्स लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इस प्रकार के हार्मोन्स का एक्सक्रीशन होगा, तो वो सब हम समझाएंगे आपको। अभी आपको दोस्तों मुझे लगता है कि इतने में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों कुछ इससे वन लाइनर टाइप की बात को हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, लेकिन दोस्तों एक बात सुनिएगा, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर देखो दोस्तों प्रश्न में क्या आएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। बताओ आप क्या बताएंगे? सर सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है, यकृत होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये अग्नाशय होती है, याद रखिएगा। याद हो गया आपको? सर सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत होती है, सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि के रूप में सर अग्नाशय होती है। अब यहीं पर आ जाइए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि होती तो सबसे छोटी है, लेकिन कंट्रोल करती है पूरे क्लास को, अपने पूरे अंतःस्रावी क्लास को कौन कंट्रोल करती है? यही पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि इंसान छोटा हो या बड़ा, समझ में आया, उससे उसका कोई महत्व निर्धारित नहीं होता है, उसके किए गए कर्मों से उसका महत्व निर्धारित होता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स पूरे विज्ञान में सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन दोस्तों पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। छोटा है मगर काम बड़ा है। समझ में आया? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? कंठ के जस्ट पास में होती है, थायराइड ग्लैंड्स। इसलिए दोस्तों आपको बात समझना क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। दूसरे नंबर की कौन है? सर अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड्स। हम आपको आगे किस प्रकार से समझाएंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्लैंड्स संपूर्ण को कवर करेगी, सिर्फ एक ग्रंथि को यह कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसको हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, तो आगे हम समझाएंगे, जब पूरी ग्लैंड्स को पढ़ाएंगे एक एक खोल करके, तब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम आपकी समझ मात्र 5 मिनट में इसको रिकॉल करते हैं। मेरे भाई, आप लोग अगर अपने लक्ष्य और अपनी सफलता और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और सच में आप सफल कैंडिडेट के रूप में उभरना चाहते हैं, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप जो भी पढ़ रहे होंगे मेरे सामने, नोट्स खोले होंगे, नोट्स को बंद कर दीजिए और मेरे साथ आप लोग दोस्तों सुर में सुर मिला करके आप लोग जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लोग साथ में देखिएगा कि क्या आप लोग याद कर पा रहे हैं। आँख बंद कर लीजिएगा। दोस्तों ग्रंथियाँ क्या होती हैं? एक थैलानुमा संरचना होती है, जहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्रावण होता है। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड। दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ सर नलिका युक्त संरचना होती है। ठीक है, इसमें किसी कार्यकारी अंग तक एंजाइम्स को पहुंचाने के लिए नलिका युक्त संरचना का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं? सर ये प्रोटीन होते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें ब्लड्स का कोई भी रोल नहीं होता है, जिसमें पहला मैंने आपको क्या समझाया था? लेक्राइमल ग्लैंड्स, जो दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं? आंसुओं में पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको सबको? लीवर्स, ये सब क्या है?
ठीक है। सेरुमेन, ये सब क्या है? कान में पाए जाने वाला मोम, ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। इसी प्रकार से जस्ट इसके उल्टा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों एक नलिका विहीन संरचना होती है, डक्ट लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रंथियों हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए रक्त परिवहन के रूप में कार्यरत होता है, अर्थात रक्त के माध्यम से कार्यकारी अंग तक हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है। इसलिए दोस्तों यह नलिका विहीन संरचना होती है। सर हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स दोस्तों कम समय में ही तुरंत एक्टिव होने वाले होते हैं, इसीलिए इसको स्टेरॉयड कहते हैं। स्टेरॉयड देखिएगा आप लोग, जितने भी धावक लोग होते हैं या जितनी भी स्पोर्ट्स वाले जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं वो सब स्टेरॉयड लेते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है, हार्मोन्स भी तुरंत पैदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वहाँ बोला था कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, जबकि हार्मोन्स संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। इसीलिए हार्मोन्स प्रोटीन के साथ साथ स्टेरॉयड भी होते हैं। इसके तहत मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड्स ग्लैंड्स, गोनाड्स ग्लैंड्स, सब मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। दूसरे नंबर की अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड्स। इसको कौन कंट्रोल करता है? सर इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आपको समझ में आ चुका होगा, सर थायराइड ग्लैंड्स होती हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और कल से हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा पहला टॉपिक होगा पीयूष ग्रंथि। समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको पढ़ने के पश्चात जितना आप लोगों ने पढ़ा है पेपर अवश्य लेके बैठिएगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ।